नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की चर्चा। मैं हूं प्रीति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को नैसकॉम टेक्नोलॉजी एंड लीडरशिप फोरम को संबोधित करते हुए आईटी सेक्टर की आज की समय में बढ़ती उपयोगिता के बारे में बताया। उन्होंने ये भी कहा कि कैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी ने सरकार और आम आदमी के बीच की दूरी को कम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जितना डिजिटल ट्रांजैक्शन ज्यादा हो रहा है, काले धन के स्रोत उतने ही कम हो रहे हैं। आईटी सेक्टर की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जो समाधान आपने दिए हैं उन्हें हमने सरकार का हिस्सा बनाया है और डिजिटल टेक्नोलॉजी ने सामान्य आदमी को भी सरकार से जोड़ा है। आज डेटा को भी डेमोक्रेटाइज किया गया है और लास्ट माइल सर्विस भी प्रभावी हुई है। टेक्नोलॉजी को सरकार के कामकाज में पारदर्शिता के लिए अहम बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट्स हो या गरीबों के लिए घर हो, हर प्रोजेक्ट की जियो टैगिंग की जा रही है ताकि वो समय पर पूरे हो सके। यहां तक कि आज गांव के घरों की मैपिंग भी ड्रोन से की जा रही है। नैसकॉम फोरम के आयोजन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कई बड़ी बातें कही हैं और कहा है कि इस बार ये फोरम काफी विशेष है क्योंकि ये ऐसा समय है जब दुनिया भारत के प्रति ज्यादा उम्मीदों से देख रही है। कोरोना के दौरान भारत के ज्ञान विज्ञान और टेक्नोलॉजी ने न सिर्फ खुद को साबित किया है बल्कि दुनिया की उम्मीदों को भी भारत से बढ़ाया है। आज की चर्चा में हम भारतीय टेक्नोलॉजी की नई ऊंचाइयों और बेहतर होते भविष्य को लेकर चर्चा करेंगे। उस चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं दो खास मेहमान। मेरे साथ जुड़े हैं मौसम, एसोसिएट प्रोफेसर आईटी दिल्ली। साथ ही मेरे साथ है सुबिमल भट्टाचार्य जी, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में शामिल होने के लिए। सुबिमल भट्टाचार्य जी, सर पहले आपसे चर्चा की शुरुआत करूंगी। जो आयोजन हो रहा है नैसकॉम टेक्नोलॉजी एंड लीडरशिप फोरम की हम बात कर रहे हैं, उसका विषय है शेपिंग द फ्यूचर टुवर्ड्स अ बेटर नॉर्मल। पहले हम न्यू नॉर्मल की बात करें, फिर हम बेटर नॉर्मल की तरफ भी आगे बढ़ेंगे। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो टेक्नोलॉजी है वो हाल के सालों में किस तरह से इवॉल्व हुई है भारत में, और खासकर कोरोना के दौर में टेक्नोलॉजी की अहमियत कैसे बढ़ी है। देखिए, ये नैसकॉम की जो मीट है इस वक्त ये बड़ी सही समय पे है क्योंकि अगर आपने देखा कि 2 दिन पहले नैसकॉम ने भारतीय आईटी इंडस्ट्री की कुछ आंकड़ा बताए और ये देखने आ रहा है कि इस वक्त जब बहुत सेक्टर्स में कुछ स्लम्प आए कोरोना के कारण या इकोनॉमिक कुछ एक्टिविटीज़ के लिए भी, ये आईटी इंडस्ट्री की जो डोमेस्टिक मार्केट या एक्सपोर्ट मार्केट दोनों में बढ़ाई आए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें और शामिल हुए हैं। और अगर आप देखें, ये पिछले साल 15 अगस्त में हमने भारत में इंटरनेट की 25 साल हमने कंप्लीट किया हुआ है और ये 25 साल में अगर आप देखें पिछले 10 साल में, पिछले 5 साल में जितनी प्रगति हुए वो कई मात्रा में ज़्यादा है अगर आप शुरू के 10 साल को पकड़ते या 10-15 साल को पकड़ते। इसीलिए क्योंकि टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की प्रयोग बहुत क्षेत्र में हुआ है। ये सिर्फ एक स्टैंडअलोन इंडस्ट्री या हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इस एंगल से नहीं रहा है। ये इसका उपयोग हर डे टू डे लाइफ की माध्यम में हमें इसको इस्तेमाल किया कर, विशेषकर सरकार की डिजिटल इंडिया प्रोग्राम जब से आया है। इसके पहले कांग्रेस सरकार के समय भी एक कुछ प्रोग्राम्स को मिशन मोड में चलाया गया था, लेकिन जब से डिजिटल इंडिया एक टारगेट बेसिस में इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नेंस की इलाका में ई कॉमर्स बढ़ावा देने के लिए, क्लाउड और स्टोरेज में बढ़ावा देने के लिए, सिक्योर कंप्यूटिंग करने के लिए, ये सारे जितने इलाका में एक मिशन मोड अप्रोच से काम किया जा रहा है, ये हमारे देश में काफ़ी सारे प्रगतिशील दिशा में टेक्नोलॉजी का बहुत सारे हम अपने सामने ये हर दिन देख रहा है कि कैसे इसने हमारे गवर्नेंस और सामाजिक कार्यक्रम में किस तरीके से प्रभाव बना। और अगर इस बीच में अगर फिर एक ही चीज़ को हम पकड़ के देखें कि कोविड का समय इतना बड़ा एक महामारी सारे दुनिया को बिठा दिया है, हमने कैसे सिमलेसली यही टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके हमने अपना काम कारोबार सब कुछ चलाया। सरकार की कामकाज भी चले हैं। हमने एक लॉकडाउन की टाइम किस तरीक़ा से हमने ऑनलाइन बिजनेस की है, हमने वर्क फ्रॉम होम के काम किए, हमने कुछ ऑनलाइन क्लासेस किए हुए। ये सारे जितने एक्टिविटीज़ चले जिसमें सारे
लोग जुड़े हुए, अगर अगर आप देखें कि कितने लोग, हमारे नौजवानों, हमारे बच्चों लोग सब आके अपने आप को इस न्यू नॉर्मल में अपने आप को एडजस्ट किया हुआ है, और एडजस्ट करके आज जैसे एक बेटर नॉर्मल की बात हो रही, मुझे लगता है कि ये नेस्कॉम की जो इस साल की जो ये मीट है, ये एक बहुत ही कम समय में है, और आगे ये जितने हमारे साथ अनुभव है, ये कोविड के समय की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना, अपने आप को सेफ एंड सिक्योर तरीका से कम्युनिकेट करना डिजिटल माध्यम से, ये एक फ्यूचर के लिए भी एक ट्रेंड, और इससे कैसे और आगे जाए, इससे कैसे हम और ऑप्टिमल तरीका से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, जहाँ तक जो गवर्नेंस की बात है, जहाँ तक ऑनलाइन कॉमर्स की बात है, जहाँ तक ऑनलाइन एजुकेशन की बात है, और जहाँ तक बैंकिंग और सोशल कम्युनिकेशन की बात है। तो मुझे लगता है कि एक दिशा जो सरकार ने अपने डिजिटल इंडिया प्रोग्राम से दिखाए हैं, और जिस तरीका से लोगों की तरफ से उसको अपनाया गया है, इन्वॉल्वमेंट हुआ है, एक पॉजिटिव एंगल से इस सारे चीज को अगर देखा जाए, तो हमारे देश के एक बहुत कम समय में हमने अपने आप को एक डिजिटल सोसाइटी की तरफ आगे बढ़ने के, हमने पूरी दुनिया के सामने एक मार्गदर्शन बन के रहे हैं। बिल्कुल। मौसम सर, जैसे आपदा को अवसर में बदलने वाली बात कोरोना काल के दौरान लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात कहते रहे हैं, तो क्या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र की अगर बात करें भारत में, तो उसने क्या आपदा को अवसर में बदला है? और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत पर अब बड़ी उम्मीदें टिकी हुई हैं, साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना काल में भी IT सेक्टर में 2% की वृद्धि हुई। जब बाकी सेक्टर्स परेशान थे, तब 2% की वृद्धि भारतीय IT सेक्टर में हुई। तो कहीं ना कहीं माने कि इस काल के बाद टेक्नोलॉजी से उम्मीदें न सिर्फ भारत की बल्कि दुनिया की भी बढ़ी हैं। देखिए, मजबूरी में इंसान की या समाज की जो डेप्थ है, जो गहराई है, वो निकल के आती है। और हमारे सामने इतनी बड़ी आपदा आई, इतनी बड़ी विपदा आई, हम घर में सीमित हो गए, हम कहीं जा नहीं सकते थे, लेकिन इसके लिए हमने इस समय का भी उपयोग किया। अब देखिए, IT सेक्टर जो है अपने आप में ज़्यादातर काम कंप्यूटर पर होता है। अब अगर आप सोचें कि शहरों में रहने वाले लोग कई बार 1-1, 2-2 घंटे ड्राइव करके जाते हैं, बसों में जाते हैं, मेट्रो से जाते हैं, थके हुए ऑफिस पहुंचते हैं, फिर पूरा काम करते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर घर में रहते हैं, फिर घर में बच्चों को समय देते हैं। जो भी तरह से देखें तो एक बहुत ही ज़्यादा बिजी और बहुत ही ज़्यादा कठिन जिंदगी भी जीते हैं कई बार, अगर उनका ऑफिस दूर है। लेकिन असल में जब काम करना होता है तो काम तो उन्हें कंप्यूटर पर ही करना है। तो अगर वो जो काम कंप्यूटर पर करना है वो अपने घर में रह के करें, तो वो आने जाने का समय बचा सकते हैं, और उस समय बचा के वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं, ज़्यादा काम हम लोग कर सकते हैं छोटे समय में। इसी तरह की कुछ स्थितियां निकल के आई मेरे ख्याल से इस समय में, क्योंकि जब वर्क फ्रॉम होम करने की बात हुई, वैसे तो खैर वर्क फ्रॉम होम नया कॉन्सेप्ट नहीं है, भारत में कम लोग करते हैं, लेकिन बाहर के देशों में वर्क फ्रॉम होम करना काफ़ी आम बात है। लेकिन कुछ हद तक ये कह सकते हैं कि शायद हमने उतना एक दूसरे पर अभी ट्रस्ट नहीं किया था कि वर्क फ्रॉम होम करेंगे तो क्या वो लोग सच में घर में काम कर रहे होंगे या कुछ और करने लगेंगे। शायद हमारा समाज पहले उस लेवल पे ट्रस्टफुल नहीं था एक दूसरे के लिए। लेकिन जब ये परेशानी आई तो कोई चारा नहीं रहा, और जब चारा नहीं रहा तो हमें एक दूसरे को ट्रस्ट देना पड़ा कि हाँ ठीक है, आप घर में भी समय दे रहे हैं, आप काम भी कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से, अपने समय के हिसाब से काम करिए। और देखा हमने, सब लोगों ने मिलकर पाया कि जो है उससे काम असल में बढ़ा आगे और हम अच्छा सा काम कर पाए। ऐसी रिसर्च बाहर के देशों में भी हुई है कि अगर आप 2 छुट्टी देने की बजाय 3 छुट्टी दे दें तो लोग ज्यादा काम करते हैं, या अगर आप उनको ये बोल दें कि आप 2 दिन घर से काम करिए और 3 दिन ऑफिस आइए तो ज्यादा काम हो पाता है। इस तरह की चीजें आप देखेंगे और क्षेत्रों में भी आ रहे हैं। जैसे हम कई बार बात कर रहे हैं कि शिक्षा में, अब शिक्षा में बच्चे ऑफकोर्स हम जाते ही हैं कि वो क्लासरूम में जाएं और क्लासरूम में मिलकर बात करें, एक सोशल एलिमेंट होता है, समाज का एलिमेंट होता है, टीचर्स के साथ बातचीत ऐसे फेस टू फेस होने का अलग ही उसका अनुभव होता है। लेकिन कई बार पढ़ाई जो है वो अपनी शांति अपने घर में भी हो पाती है। तो कभी कभी क्या होता है, बड़े बच्चे छुट्टी ले लेते थे स्कूल से कि हमें अपनी पढ़ाई करनी है, पर वो करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो आगे हम जो न्यू नॉर्मल की तरफ, जैसे सुविमल जी ने बताया, हम जब बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जो हमारा न्यू नॉर्मल होगा वो ना तो पूरा घर में बैठा हुआ होगा, जाहिर है, ना वो शायद पूरा हम वहां पहुंच जाएंगे जहां 2 साल पहले थे। कहीं ना कहीं हमें बीच में आना होगा। जिसने बोलते अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चुप, तो वो दोनों एक्सट्रीम्स में ना होके कहीं बीच में मध्य मार्ग में हमारा जो है वो बैलेंस टिकेगा, कि शायद
हम कुछ वर्क फ्रॉम होम करेंगे, कुछ ऑफिस जाएंगे। शायद हम ये समझेंगे कि वर्क फ्रॉम होम के भी फायदे हैं, आने जाने का समय बचता है। इसी तरह शायद शिक्षा में हाइब्रिड मेथड्स आए आगे, जिसमें बच्चे क्लासरूम में भी पढ़ें और साथ में अपनी निजी पढ़ाई भी कर सकें। उस तरह की चीजें मुझे लगता है कि आगे और निकल के आएंगी और हमारा पूरा समाज जो है वो आगे बढ़ेगा, क्योंकि एक बेहतर बैलेंस आएगा। बिल्कुल। सुबिमल सर, जैसे प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि आत्मनिर्भर भारत के जो बड़े सेंटर हैं वो आज देश के टियर 2, टियर 3 शहर बनते जा रहे हैं, और देश के इन छोटे शहरों के जो युवा हैं, हम जानते हैं सबसे ज्यादा आबादी युवाओं की अगर दुनिया में कहीं है तो वो भारत में है, तो युवा अद्भुत इनोवेटर के रूप में सामने आ रहे हैं, और सरकार का फोकस भी इन छोटे शहरों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर है। मैं समझना चाहूंगी, टेक्नोलॉजी ने युवाओं की प्रतिभा को और समझने के लिए, अपने शहर में, अपने गांव में रहकर काम करने के लिए, और ज्यादा से ज्यादा रीच की जब हम बात करें, उसे लेकर टेक्नोलॉजी ने कितनी मदद की है? देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात कही और प्रधानमंत्री ने सही जिक्र किया। हमने इस वक्त लॉकडाउन की और इसके बाद में हमने देखे, और आज भी ये चल रहा है कि शहर से बहुत सारे लोग टायर 2 सिटीज या अपने गांव में भी चले गए और जाके अपने काम कर रहे हैं। और ये पॉसिबल किस लिए हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि आज की डेट में हमारे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, या तो ब्रॉडबैंड या वाईफाई कनेक्शन लास्ट माइल तक क्वालिटेटिवली बहुत जगह में इंक्रीज हुए। लेकिन इसके साथ साथ जो एक आईटी इंडस्ट्री का एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट है जो हम पिछले 20 साल से देखते आ रहे हैं, जो टैलेंट होते हैं ये हर टाइम एक फॉर्मल एजुकेशन या फॉर्मल डिग्री वाले से ही नहीं होता है। ये बहुत सारे इनफॉर्मल वाले जिनके पास आईटी का नॉलेज नहीं है लेकिन लॉजिकल थिंकिंग है और अपने आप कुछ प्रोग्रामिंग की दिशा में वो कुछ कर सकते हैं। बड़े बड़े हैकर्स अगर आप देखें, इनके या तो 12th पास है या 11th पास है, छोटे एक गांव से है, शहर से, लेकिन वो हैकिंग कर पाते। क्यों कर पाते? एक इंजेन्यूटी होता है। तो इस बार हमने देखा कि सरकार की तरफ से भी एक माहौल क्रिएट किया गया है कि हर टेंडर प्रोसेस या जैसे सरकारी प्रोजेक्ट्स जाते हैं या इवन प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स आए जहां पे आप हमेशा मौका दिया है कि टैलेंट जो एक फॉर्मल स्केल से हमेशा ना आए, इनफॉर्मल टैलेंट वाले भी आके पार्टिसिपेट करें। और इसके बाद इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन किया हुआ है। अगर आप देख लेते हैं, पिछले साल अगस्त महीना में ये आत्मनिर्भरता की दिशा में जो इनोवेशन कॉन्टेस्ट लगाई थी और जितने अवार्ड्स मिले, आज कू चर्चा में है। कू क्या था? कू एक सोशल इंजीनियरिंग और सोशल कम्युनिकेशन की एरिया में इनको प्राइज दिया गया था, इनको मिला। लेकिन कू को किसको पता था? आज ट्विटर के साथ जब एक कंट्रोवर्सी हुआ तो कई सारे लोग कू में शिफ्ट हुए। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस आए हैं जो टायर 2 सिटीज से है, जो एमएसएमई से है, जो इंडिविजुअल्स है, जिनकी लॉजिकल थिंकिंग बड़े क्लियर है और अपने आप इनोवेशन अपने आप करके वो एक ऐप हमारे सामने दी है। अगर आप भी देखें, जैसे कोविड वायरस के समय कोविन जो वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोग्राम है, उसमें भी लास्ट माइल में एक कंपटीशन के तौर पे ये एमएसएमईज और इंडिविजुअल्स को पार्टिसिपेट करने दिया गया और इनके साथ इनको पार्टिसिपेशन में, सिलेक्शन में मुनाफा के अलावा जो एक उत्साह मिलता है, इससे और 50 जन 100 जनों को भी इस दिशा में लाते हैं कि हम अपना टैलेंट, हम अपनी हिडन स्किल्स को कैसे देश की भलाई के लिए काम करें, पब्लिक की भलाई के लिए काम करें, ऐसा एक मौका दिया गया। तो मुझे लगता है कि जो एक माहौल जो क्रिएट किया गया है कि अगर आपके पास टैलेंट है, आपको एक मौका मिलेगा हर समय। ये टेंडर और L1 का बेसिस में सिलेक्शन में हमेशा अच्छा नहीं मिलता है, लेकिन जब आप लास्ट माइल की एक एक्टिविटी को ऐसे एक इनफॉर्मल एरिया में छोड़ते हैं और अलग अलग आइडियाज आते हैं इन नौजवानों से, मुझे लगता है कि एक बड़ा इंक्लूसिव तरीका से हम अपने सॉफ्टवेयर टैलेंट्स और अपने हिडन टैलेंट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। और यही हुआ है। कई सारे उदाहरण है इसी समय में, पिछले 1 साल में, कि अगर आप इवन आरोग्य सेतु का ऐप भी देखें, उसके साथ जुड़े हुए, इसके बाद जितने सारे ऐप्स आए हैं, इसके बाद अभी वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन में भी हर इलाका में इस तरीका का
नौजवानों का इन्वॉल्वमेंट हुआ है जो नॉट नेसेसरीली एक फॉर्मल स्ट्रक्चर से है। बिल्कुल। और मौसम सर, जैसे हम तमाम बात कर रहे हैं, चाहे वो रोज़गार को लेकर हो, टियर 2 टियर 3 में वापस जाने वाले युवाओं को ज़्यादा एक तरह से कहें मौके देने की बात हो, टेक्नोलॉजी ने कहीं ना कहीं साथ दिया है, ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन को लेकर बात हो, भ्रष्टाचार कम होने की बात हो, पारदर्शिता की भी बात है, ये सारी बातों का जिक्र है। लेकिन क्या होना चाहिए, इसे लेकर प्रधानमंत्री ने जो कहा, उन्होंने कहा कि तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कृषि और स्वास्थ्य सेक्टर की मदद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें एआई की मदद से और तकनीक की मदद से कृषि, स्वास्थ्य और कल्याणकारी सेक्टर की मदद करनी चाहिए। इसके अलावा शिक्षा और कौशल विकास के संबंध में जो जनता से जुड़े समाधान हैं उन्हें प्रदान करने की जरूरत है। तो अभी क्या इस्तेमाल हो रहा है, क्या करना बाकी है, आगे दिशा क्या नजर आ रही है टेक्नोलॉजी और इन क्षेत्रों की अगर हम बात करें? जी, एज दे से स्काई इज द लिमिट। मतलब जितना भी हम सोचेंगे वो कम है कि आज से 10 साल के बाद जितना तकनीक और टेक्नोलॉजी से हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग काम करेंगे उसके साथ, वो आज नहीं है। और आज से 10 साल पहले और भी कम था। आप सोचिए 10 साल पहले मोबाइल फ़ोन सिर्फ आए थे और आज सबके हाथ में एक मोबाइल फ़ोन है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को पैसे भेज सकते हैं, सामान खरीद सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी की ज़रूरत और उसकी जगह बढ़ती जाएगी। लेकिन मैं ये कहूँगा कि एआई, जैसे आपने बात की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, मोदी जी भी बहुत सपोर्ट करते हैं उसको, एआई को, कि एआई जो है हमारा भविष्य है सच में अगर देखा जाए तो। और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि आज से 5-10 साल के बाद एआई और इंसान मिलके काम करेंगे। और आप कोई भी क्षेत्र ले लीजिए, जैसे आपने शिक्षक, जैसे आपने ये स्वास्थ्य की बात की, तो हमारे देश में आज भी ऐसी सिचुएशंस हैं, ऐसे गांव हैं जहां पे एक डॉक्टर तक नहीं है, या कोई कई बार लोगों को डॉक्टर को दिखाने के लिए 2-2 घंटा पहाड़ पे चढ़ के जाना पड़ता है। मतलब वो व्यवस्था भी है हमारे देश में, हमारे शहर भी हैं जहाँ पे गली नुक्कड़ में भी हैं। हर तरह की व्यवस्था के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में अगर एआई हो जो कि एक रोगी के लक्षणों के आधार पर ये कुछ अनुमान लगा सके कि शायद उसकी बीमारी आसान है, बहुत खतरे वाली नहीं है, या शायद खतरनाक है, उसके आधार पे कुछ बता सके कि शायद ये दवा देनी चाहिए या नहीं, तो जहां पे कोई डॉक्टर नहीं है वहां पे कितना फायदा होगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि एआई जो है वो सही ही बोलेगा हमेशा, या एआई जो है वो हमेशा इंसान से बेहतर होगा या खराब होगा, ऐसा मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। अंततः इंसान और एआई को मिलकर काम करना होगा। लेकिन जहां जहां इंसान है ही नहीं वहां तो एआई की मदद ली जा सकती है। या कृषि की बात हम करें तो अब देखिए हमारे जो किसान भाई बहन होते हैं, वो लोग बेचारे, उनके पास मॉडर्न सुविधाएं नहीं होती हैं, मॉडर्न तकनीक की जानकारी नहीं होती है, मॉडर्न प्रैक्टिसेस की जानकारी नहीं होती है। अब एक ऐसा छोटा सा डिवाइस बनाया गया है, ये वाधवानी एआई करके एक इंस्टीट्यूट है बंबई में, उन्होंने बनाया है कि आप उसको लगा दीजिए तो जो कीड़े हैं उस खेत में, वो उस जगह पे चले जाएंगे, उसमें बंद हो जाएंगे। वहां पे कैमरा लगा हुआ है, उस कैमरे से कीड़ों की फोटो ले ली जाएगी। उसके आधार पर एआई लगा के ये पता लगाया जाएगा कि वो कीड़े कौन से हैं, और अगर ज्यादा कौन से कीड़े हैं उसके लिए कौन सा कीटनाशक इस खेत में डालना चाहिए, इस फसल में डालना चाहिए। आप सोचिए कि इससे कितने लाभ है। कोई हमें कोई एक्सपर्ट नहीं बुलाना पड़ा कि हर खेत की जाके उन्होंने अलग अलग जांच की। हमें सारे कीटनाशक नहीं डालने हुए जिससे हमारे खाने में बहुत कीटनाशक आए और सब लोगों ने वैसा खाना खाया। उससे जो कीड़े उस समय मौजूद हैं उसके आधार पर जितनी मात्रा का कीटनाशक है वो जो डालना चाहिए वो एआई ने बता दिया। तो देखिए कितना फायदा हमारे किसान भाइयों को हो सकता है। तो आप इसी तरह से अलग अलग जगह पे देखिए कि आप शिक्षा की बात कर लीजिए, हमारे कितने स्कूल ऐसे हैं जिसमें एक एक क्लास में 70-70 बच्चे पढ़ते हैं। अब ऐसा सभी चाहते हैं कि कम बच्चों की क्लास हो, लेकिन उतने शिक्षक ही नहीं है, या बहुत महंगा हो जाएगा। तो इसलिए अंततः क्या होता है कि एक शिक्षक को 70 बच्चों को देखना है। अब वो 70 बच्चों को देखेंगे तो बेचारे हर बच्चे को तो नहीं देख पाएंगे, तो जाहिर है कि कुछ बच्चों के ऊपर उतना ध्यान नहीं जाएगा। लेकिन अगर साथ में हमने एआई की सहायता ले ली, बच्चों को होमवर्क दिया, वो एआई ने चेक कर लिया, एआई ने देख लिया कि बच्चों को 1 डिजिट का एडिशन आता है लेकिन 2 डिजिट का में करने में गलती कर रहे हैं, या ये कर पा रहे हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, और वो जानकारी उन्होंने अगर शिक्षक को दे दी तो शिक्षक ने उस बच्चे को जाके वो वाली चीज जो है वो बेहतर पढ़ा दी। उससे बच्चे का भी विकास बेहतर हुआ और शिक्षक और एआई ने मिलकर जो है हमारी क्लास हैंडल कर ली। तो इस तरह से आप देखते जाएं, सोचते जाएं, तो आपको नई से नई जानकारियां, नई से नई एप्लीकेशन, नई उपयोगिताएं मिलती जाएंगी,
जिसमें तकनीक और इंसान मिलके जो है भविष्य में काम करेंगे। और मेरे लिए तो भविष्य बहुत सुनहरा है। मैं रियली उम्मीद करता हूँ कि बहुत विकास हो पाएगा एआई की वजह से। आपने एक और बात कही थी रोजगार की, उसमें मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा कि आज कम से कम 1 लाख नौकरियां, ऐसा बोला जा रहा है, एआई में खाली पड़ी हुई हैं, क्योंकि एआई करने वाले लोग, जो जानने वाले लोग अभी कम हैं हमारे देश में। तो हमारे देश के विकास के लिए और टेक्नोलॉजी के विकास के लिए एआई को बढ़ा करना मुझे लगता है बहुत जरूरी है, और उसके लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को एआई पढ़ना और पढ़ाना बहुत जरूरी है। ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा लोग एजुकेट हो पाएंगे। ठीक है। और सुबिमल सर, जो बंधन आते हैं, अगर किसी क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ना चाहें या टेक्नोलॉजी को लेकर या न्यू इनोवेशंस को लेकर हम बात करें, तो प्रधानमंत्री ने कहा कि बंधनों में भविष्य की लीडरशिप विकसित नहीं हो सकती, इसलिए सरकार ने आईटी इंडस्ट्री को जो गैर ज़रूरी अनावश्यक नियम थे उन बंधनों से बाहर निकालने का प्रयास किया है। और उन्होंने ये भी कहा कि 2 दिन पहले ही एक नीति में सुधार किया गया, मैप और जियो स्पेशल डेटा को कंट्रोल से मुक्त किया गया। तो आपको क्या लग रहा है, हाल के सालों में टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए, उसे सपोर्ट करने के लिए जो प्रयास हुए हैं, चाहे वो फंड के स्तर पर हो या हम एक तरह से कहें नियमों को में ढील देने के स्तर पर रहे हों, वो कैसे रहे और इनसे मदद कितनी मिलेगी? नहीं, मदद तो मिलते आ रहे हैं। कोविड के समय भी अगर आपने देखा, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने ये बीपीओज या ऐसे कॉल सेंटर की आपकी रिक्वायरमेंट्स में बहुत सारी रिलैक्सेशन दी थी। इसके माध्यम से गांव या छोटे शहर में भी कोई कॉल सेंटर स्टार्ट करके सर्विस दे सकते हैं, एक पॉसिबिलिटी हुए थे, क्योंकि आज के डेट में हमारे पास टेक्नोलॉजी उपलब्ध है जो छोटे छोटे शहर या गांव इलाका में भी है। दूसरी बात है कि आप आईटी इंडस्ट्री या इंटरनेट का एक सबसे बड़ा सक्सेस स्टोरी किस लिए रहा कि ओपन, जितने ओपन या खुला रखा गया है। अगर आप देखें सॉफ्टवेयर में ओपन सोर्स की जितने सारे प्रोग्रामिंग जाते रहे सालों सालों में, ये कहाँ से कहाँ ले गए हमें। तो सिमिलरली इंटरनेट को एक ओपन मीडियम रखा गया शुरुआत से। आज के डेट में इंटरनेट से क्या नहीं होते, सब कुछ होते। एक मोबाइल स्मार्टफोन के माध्यम से आप अपने घर के टेम्परेचर या लॉक से कंट्रोल करके आपके सारे खरीदारी कर सकते। तो ये सारे तो हमारे सामने आए। अब सरकार की तरफ से, सरकार की रोल एक फैसिलिटेटर की होता है, जहाँ तक पॉलिसी के माध्यम से होता है या जिस तरीका से अपॉर्चुनिटीज दिया जा रहा है ये स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को। अगर आप देखें कि वाजपेयी सरकार के समय प्रमोद महाजन जी जब आईटी मिनिस्टर होते हैं, तो उसी समय से एक स्पेसिफिक मिनिस्ट्री की तरफ से जिस तरीका से एक पॉलिसी लेवल सपोर्ट इस देश में दिया जा रहा है, इसीलिए यह सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का ग्रोथ हुआ है। आज के डेट में हमारी आईटी इंडस्ट्री जीडीपी के 8% है। हम इस वक्त हम $190 बिलियन आईटी इंडस्ट्री की कैपेसिटी है, जिसमें $150 बिलियन एक्सपोर्ट्स है। ये जो एक्सपोर्ट्स है, ये कितने लोगों की जॉब्स, कितने लोगों की फैमिली और लाइफस्टाइल बदल गए। और साथ साथ में डायरेक्ट जॉब्स के अलावा ये जो एंसिलरी इंडस्ट्रीज की बेनिफिट हुए, ये सारे रहे। तो हमारा पॉलिसी सपोर्ट हमेशा रहा। और इस वक्त जिस पेस में और जिस स्पिरिट से डिजिटल इंडिया को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, मुझे लगता है कि और बहुत सारे इनोवेशंस जो हमारे लोकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आपने प्रोफेसर मौसम को तो कुछ समय पहले जिक्र किया था प्रधानमंत्री ने, जैसे शिक्षा और आपकी हेल्थ के बारे में बताई थी, कि मुझे लगता है कि ये लास्ट माइल प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ये टेक्नोलॉजी से बहुत सारे ऐसे उदाहरण है जिसमें ऑलरेडी फर्क पड़ता है। आप सोच नहीं सकते कि ऐसे इलाके में आज टेक्नोलॉजी पहुंचने के कारण वहां से लोग अपने गांव में शिक्षा दे रहे, हेल्थ पैरामीटर्स के बारे में लोगों को बता रहा है, टेलीमेडिसिन का फैसिलिटेशन करके दे रहा है। तो ये सारे हो रहे हैं। अब जब आप सब चीज को एक साथ एक नेशनल डैशबोर्ड की तरफ देखते हैं, तो अगर आप देखेंगे कि पॉलिसी सपोर्ट हमेशा रहा। और विशेषकर मैं ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इसलिए बधाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने पहले दिन से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हर सेक्टर में इसके ऊपर जोर दिया है, इम्प्लीमेंट किया हुआ है, लोगों को जोड़ा है। बड़े बड़े कंपनीज जो टेक जायंट्स है, बाहर के हो हमारे देश को, सबको साथ में लेके चला हुआ है और इससे बहुत कुछ फायदा हुआ है। और साथ साथ में अगर आप देखें, हमारे जितने
गवर्नेंस प्रोग्राम्स में आज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने जिस तरीका से ये मैनेजमेंट अपनी कॉर्पोरेट सेक्टर की है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक इतना बड़ा सक्सेस स्टोरी है इस देश के, ऑनलाइन बैंकिंग। तो फ्यूचर में जो है, जैसे प्रोफेसर मौसम ने जिक्र किया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग की जो प्रभुत्ता रहेगी, साथ साथ में साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सारे इलाके में एक नौकरी बिल्कुल बहुत लोगों को मिलेंगे। नौकरी के अलावा एक डिजिटल सिटीजनशिप, एक डिजिटल लाइफस्टाइल, जिसको साधारण से साधारण भारतीय अपने जीवन में उसको उपयोग कर सकता है आसानी से, वो वातावरण पैदा किया जा रहा है और ये पॉलिसी सपोर्ट हमेशा रहा है, विशेषकर इस वक्त डिजिटल इंडिया के माध्यम से। बिल्कुल मौसम सरकार की तरफ से कोशिशें हो रही हैं, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है उससे क्या लीडिंग रोल निभाना होगा टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अगर हमें आगे बढ़ना है? क्या चैलेंजेस हैं आगे? जी, आई मीन प्राइवेट सेक्टर तो हमेशा ही आगे रहता है टेक्नोलॉजी में। ज़्यादातर काम तो प्राइवेट सेक्टर ही करता है, गवर्नमेंट का काम तो उसको फैसिलिटेट करने का होता है, जैसे सुबिमाल जी ने बोला। तो बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ कि लीडिंग रोल, जो आगे जो जिम्मेदारी है, वो तो प्राइवेट सेक्टर की है। प्राइवेट सेक्टर कई तरह से कर सकता है। स्टार्टअप्स हमारे देश में हर जगह जगह स्टार्टअप्स बढ़ रही हैं, निकल के आ रही हैं। इतनी ज़्यादा एक्टिविटी है, इतनी जागरूकता है आज के इंजीनियर्स में कि हमारे भी आईआईटी के स्टूडेंट्स भी अपने 1-8 साल के बाद ही ग्रेजुएशन किए, वो लोग भी एक स्टार्टअप करने की कोशिश करते हैं। सब चाह रहे हैं कि हमारा देश आगे बढ़े। मैं बिल्कुल उम्मीद कर रहा हूँ कि जो ये प्राइवेट सेक्टर भी है और गवर्नमेंट सेक्टर और नॉन प्रॉफिट सेक्टर, ये मिलके ही काम करेंगे। और साथ में मैं ये भी मानता हूँ कि हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस का जो शोधकर्ता है, उनका भी बहुत काम है, क्योंकि कभी कभी हम कुछ ऐसी ऐप बनाते हैं जो कि बाहर के देशों में बन चुकी हैं, हम बस उसे अपने देश के लिए बना रहे हैं। बट मैं अब इसको अपनी मतलब हमारे देश की सक्सेस और सफलता समझूंगा जब हमारे देश से कुछ ऐसी ऐप्स आए जो बाहर के देशों में अभी तक बनी ही नहीं है, चाहे वो हमारे देश की प्रॉब्लम्स के लिए हो, जरूरी नहीं है कि उनकी प्रॉब्लम्स के लिए हो, पर पहली बार हमारे देश में आए, बाहर के देशों से हमने आइडिया लिया ना हो। जब ऐसा होने लगेगा, और थोड़ा थोड़ा होना शुरू हो रहा है, तो मैं उम्मीद करता हूँ 5-10 साल में और ज्यादा होगा, तब मैं इसको अपनी हमारे देश की सफलता मानूंगा और हम वहां पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। बिल्कुल। और इसी के साथ जो आज की चर्चा है उसका समय यहीं पूरा हो गया। मौसम सर आपका, सुबिमल भट्टाचार्य जी आपका, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर है भविष्य में देश के विकास की रूपरेखा निर्धारित करने में टेक्नोलॉजी का ही सबसे अहम योगदान होगा और इस बात को सरकार भी अच्छे से समझ रही है। इसलिए पिछले कुछ साल में टेक्नोलॉजी पर खर्च, रिसर्च और डेवलपमेंट पर फोकस और बढ़ाया जा रहा है और लगातार रेगुलेशन को कम करके नई तकनीक के इस्तेमाल और तकनीक को ज्यादा से ज्यादा जन उपयोगी बनाने का भी काम जारी है। अगर इसी विजन के साथ भारत आगे काम करता रहे तो हर सेक्टर और हर वर्ग टेक्नोलॉजी के जिम्मेदार इस्तेमाल करके विकास की नई इबारत जरूर लिख सकता है। इसी के साथ आज की चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं। नमस्कार।